सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। सो बेसिकली हम लोग यहाँ पर एसएससी जेईएन मेंस के सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। इसके अंदर थ्योरी ऑफ मशीन का पार्ट मैं यहाँ पर डील करने वाला हूँ। अगर बात करें हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड की, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड के ए पार्ट में, क्वेश्चन नंबर थर्ड के ए पार्ट में हमसे पूछा गया है क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर, क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म के बारे में हमसे बात की गई है। तो देखिए, कन्वेंशनल एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट होता है डायग्राम। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर एग्जाम में क्रैंक एंड स्लॉटेड की बात हो रही है तो यहाँ पर सबसे पहले आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे और डायग्राम की मदद से बताएंगे कि किस तरीके से इसके अंदर मोशन होता है। सो यहाँ पर हम लोग क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर समझ नहीं रहे हैं, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर कैसे एग्जाम में आप मेंशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप डायग्राम की मदद से बताएंगे कि आपका क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर कैसा दिखाई देता है। तो देखिए, मैं डायग्राम की मदद से आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर पिन है, यहाँ पर पिन है, इसे आपने फिक्स कर दिया है, इसके पास में ओमेगा है। क्लियर है? ये पॉइंट आपका O है, ये पॉइंट आपका O डैश है, इस पॉइंट को आप कहेंगे P, ये पॉइंट आपका हो गया है R, इस पॉइंट को आप बोल सकते हैं टूल S। क्लियर है? सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये बताना होता है कि क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर में मैकेनिज्म कहाँ से स्टार्ट होती है, मैकेनिज्म कहाँ पर फिनिश होती है। तो ये आपको समझाया गया है कि जब बेसिकली ये आपका क्रैंक है, बताना पड़ेगा वहाँ पर, ये क्रैंक है, ये आपका फिक्स लिंक है। जब कनेक्टिंग रॉड को फिक्स करते हैं, कब ये मिलता है आपको? when we fix fixed connecting rod, जब आप कनेक्टिंग रॉड को फिक्स करेंगे, इसे वहां पर आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो जब आप कनेक्टिंग रॉड को फिक्स करेंगे तो ऐसे कंडीशन में आपको ये एप्लीकेशन ये मैकेनिज्म आपको मिलने वाला है। देखिए यहाँ पर अगर आप इसे फिक्स करेंगे और इसको एक ओमेगा प्रोवाइड करेंगे तो एक इंस्टेंट आएगा। देखिए यहां से स्टार्ट होगा, कहां से स्टार्ट होगा? जब आपके पास में ये दोनों 90 डिग्री पे होंगे, यहां से आपका मोशन चालू होने वाला है। तो यहां से मोशन चालू होगा, क्रैंक एक टाइम पर यहां पहुंचेगी, इसके बाद में यहां, और ये आपका लीवर यहां तक आएगा। तो यहां पर आपने समझा क्या? आपने समझा ये कि क्रैंक यहां से रोटेट करके यहां तक पहुंचा और उसके बाद में क्रैंक यहां से रोटेट करके यहां तक पहुंचा। तो इस क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म में ये होता है आपका फॉरवर्ड स्ट्रोक और ये होता है आपका रिटर्न स्ट्रोक। वहां पर आपको ये छोटी छोटी चीजें एक्सप्लेन करके बतानी पड़ेगी। कौन कौन से पॉइंट्स हैं यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर कनेक्टिंग रॉड को आपने फिक्स किया है। जो इनपुट आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो इनपुट कौन से लिंक पर प्रोवाइड कर रहे हैं? वो क्रैंक के ऊपर प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब लिंक नंबर 2 के ऊपर। ये है आपका लिंक नंबर 2, ये बताना पड़ेगा। ये जो इनपुट आप प्रोवाइड कर रहे हैं ये है आपका ओमेगा, मतलब कैसा है? ये कांस्टेंट। कैसा है? कांस्टेंट। ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो यहां पर एक और इंपॉर्टेंट टर्म होती है जिसे आप बोलते हैं क्विक रिटर्न रेशो। ये सारी चीजें वहां पर स्टेटमेंट के फॉर्म में आपको बतानी पड़ेगी, जो कि मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। अगर आप देखें क्विक रिटर्न रेशो, तो बेसिकली ये जो क्विक रिटर्न रेशो आप डिफाइन कर रहे हैं वो है टाइम इन फॉरवर्ड स्ट्रोक डिवाइडेड बाय टाइम इन रिटर्न स्ट्रोक। अगर मैं बात करूं टाइम इन फॉरवर्ड स्ट्रोक, टाइम इन फॉरवर्ड स्ट्रोक, तो टाइम इन फॉरवर्ड स्ट्रोक की अगर हम लोग बात करेंगे तो देखिए ये कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये पता करना पड़ेगा। सो हमने मान लिया कि ये जो एंगल है आपके पास में, अगर ये एंगल थीटा है तो ऑब्वियस ये एंगल भी आपके पास में थीटा होगा। सो ये एंगल आएगा आपके पास में 360 माइनस 2 थीटा, 360 माइनस 2 थीटा। सो टाइम इन फॉरवर्ड स्ट्रोक अगर हम लोग बात करें तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इस फॉरवर्ड स्ट्रोक में? 360 माइनस 2 थीटा, स्पीड ओमेगा। इसी तरह से अगर आप बात करेंगे टाइम इन रिटर्न स्ट्रोक, सो इट विल बी 2 थीटा डिवाइडेड बाय ओमेगा, 2 थीटा डिवाइडेड बाय ओमेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगर इतनी बात आप समझ गए तो अब आप बता सकते हैं क्विक रिटर्न रेशियो इज इक्वल टू, ये दोनों को अगर आप डिवाइड करेंगे तो आएगा 360 माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय थीटा। सो फाइनली आप बता सकते हैं कि जो क्विक रिटर्न रेशियो है, जो क्विक रिटर्न रेशियो है
वो आपका कितना होने वाला है। अब यहाँ से अगर आपको ज़रूरत पड़े कि थीटा क्या होता है, थीटा क्या होता है, तो वो भी आप बता सकते हैं। देखिए इस ट्राइंगल से ये जब 90 डिग्री में है और ये एंगल आपका थीटा है, तो ये L2 है और ये कितना है आपके पास में L3। ये लिंक नंबर 2 है, इसकी लेंथ को आप बोल रहे हैं L2। ये लिंक नंबर 3 है, इसकी लेंथ को आप क्या बोल रहे हैं L3। तो आप यहाँ से ये भी बता सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू L2 डिवाइडेड बाई L3। यहाँ से आप थीटा पता करके आप पुट कर सकते हैं। तो बेसिकली हर एक पॉइंट को यहाँ पर बहुत आसानी से आप डिफाइन कर पा रहे हैं। बताइए, मेरे ख्याल से आपको बहुत आसानी से समझ में आ गई होगी चीज़ें। बताइए। सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब अगर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े तो इसमें एक और टर्म होती है जिसे बोला जाता है स्ट्रोक लेंथ। तो देखिए हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि स्ट्रोक लेंथ कैसे वहाँ पर रिप्रेजेंट करना है। आपको क्लासेस के अंदर मैंने बताया है कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अगर मैं इस ज्योमेट्री को यहाँ पर फिर से बना लूँ, तो क्लासेस में सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। अभी सिर्फ और सिर्फ हम बात कर रहे हैं कि कैसे वहाँ पर रिप्रेजेंट करना। तो आपको इस ज्योमेट्री को थोड़ा सा अच्छे से वहाँ पर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अगर हम लोग बात करें, ये वो इंस्टेंट है, ये देखिए, ठीक है। सो हमने बता दिया कि ये जो पॉइंट है ये है हमारे पास में आई थिंक O और नेक्स्ट इज O डैश, ये आपके पास में 90 डिग्री है, ये एंगल थीटा है, इसे आपने R बोला है, इस पॉइंट को आपने P बोला है, इसको लेटर सपोज R डैश बोल देते हैं। तो बेसिकली इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है उसी को आप क्या बोलने वाले हैं यहाँ पर स्ट्रोक लेंथ। तो सारी चीज़ें मैं क्लासेस में आपको समझा चुका हूँ। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको कैलकुलेट करके बता रहा हूँ कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। सो अगर आप देखें यहाँ पर, इसे आपने मेंशन किया R डबल डैश, तो आप बोलेंगे सर स्ट्रोक लेंथ इज एक्चुअली R डबल डैश विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ R डैश। सो अगर R डैश आप पता करना चाहें तो बहुत आसान है। आप बोल सकते हैं कि सर ये जो एंगल है सॉरी ये जो साइड है RO डैश, ये जो एंगल है 90 माइनस थीटा। तो आप कहेंगे कि सर स्ट्रोक लेंथ कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स ऑफ O डैश R साइन 90 माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि इसका कॉस कॉम्पोनेंट ही होगा और साइन कॉम्पोनेंट ही होगा। सो स्ट्रोक लेंथ इज इक्वल टू 2 O डैश R cos थीटा। So finally stroke length can be written as 2 times of O dash R and cos theta. Cos theta can be written as this divided by this, OP divided by O dash. So ये हो गया आपका स्ट्रोक लेंथ। तो इतनी चीज़ें अगर आप वहाँ पर बता के आते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर किस साइड को क्या माना गया है, कैसे रिप्रेजेंट किया गया है, इसे वहाँ लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर इसको आप बहुत अच्छे से वहाँ पर लिख कर आते हैं तो नो डाउट आपका आंसर जो रहेगा बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। आई होप आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को आपको वहां पर कैसे लिखना था। चलिए सो हेलो गाइस, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है आपका, ये है क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट। यहां पर आपको इनवॉल्यूट टीथ एंड साइक्लोइडल टीथ के बीच में डिफरेंस पूछा है। तो बहुत आसान है, कुछ बेसिक डिफरेंसेस आपको बताना है यहाँ पर। अगर मैं सबसे पहले बात करूँ इनवॉल्यूट टीथ, तो जब आप इनवॉल्यूट टीथ कंसीडर करते हैं तो वहाँ पर ये देखिए मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, आप जब वहाँ मेंशन करेंगे तो ये चीज़ ध्यान रखना, आपको कंप्लीट लैंग्वेज के साथ लिखना पड़ेगा। आपको एक बेस सर्कल कंसीडर करके ही इनवॉल्यूट ड्रॉ करना पड़ता है, जबकि यहाँ पर किसी तरह का कोई भी बेस सर्कल आप कंसीडर नहीं करेंगे। सेकंड पॉइंट अगर आप देखें तो इनवॉल्यूट टीथ जब आप ड्रॉ करते हैं तो उसके अंदर आपको एक सिंगल कर्व कंसीडर करना पड़ता है, जबकि साइक्लोइडल टीथ आप कंसीडर करते हैं तो वहां पर आपको डबल कर्व, 2 कर्व देखने को मिलते हैं।
दो कर्व देखने को मिलते हैं, ये मैंने आपको क्लासेस में बताया वो दो कर्व कैसे देखने को मिलते हैं। सिंगल कर्व अगर आपको देखने को मिल रहा है तो मैन्युफैक्चरिंग वहां पर इजी हो जाएगी, सो इजी मैन्युफैक्चरिंग। और अगर आप देखेंगे यहाँ पर टू कर्व्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं तो अगेन डिफिकल्ट डिफिकल्ट टू मैन्युफैक्चर, डिफिकल्ट टू मैन्युफैक्चर, यहाँ पर मैन्युफैक्चर करना आपके लिए मुश्किल होगा। अगर इजी मैन्युफैक्चरिंग है तो कॉस्टिंग जो आने वाली है यहाँ पर, कॉस्टिंग जो आने वाली है वो क्या होने वाली है, कम होने वाली है। डिफिकल्ट मैन्युफैक्चरिंग है तो डेफिनेटली कॉस्टिंग जो होने वाली है वो यहाँ पर क्या होने वाली है, ज़्यादा होने वाली है। यहाँ अगर आप बात करेंगे इन्वॉल्यूट के अंदर, मैंने आपको सिखाया प्रेशर एंगल क्या होता है, तो इसके अंदर जो प्रेशर एंगल रहता है वो थ्रू आउट कंप्लीट इंगेजमेंट के अंदर कांस्टेंट रहता है। लेकिन जब आप यहाँ बात करेंगे प्रेशर एंगल की, सो यहाँ पर ये जो प्रेशर एंगल रहता है ये वेरी करता रहता है। तो बेसिकली ये आपके पास में मेजर डिफरेंसेस है इन्वॉल्यूट टीथ और साइक्लोइडल टीथ के अंदर। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। तो ये पॉइंट्स अगर आप वहां पर लिख के आते हैं तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर करने वाले हैं। चलिए, थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू ऑल एट निम्बस लर्निंग प्लेटफॉर्म पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। हम मेंस के सॉल्यूशन पे बात कर रहे थे बेटा, तो यहाँ मेरे पास प्रोडक्शन के पहला क्वेश्चन मैं मेंस का उठाना चाहूँगा जो आपके आया हुआ है। मेंस का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया मेंस में बेटा, राइट डाउन द शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग प्रोसेस। फॉलोइंग प्रोसेस में पहला प्रोसेस बेटा जो बात की जा रही है दैट इज द ट्रिपेनिंग ऑपरेशन। ट्रिपेनिंग ऑपरेशन, और बेटा 2 लाइन से ज्यादा लिखना नहीं है अपन को, ठीक है। पहला इन्होंने बोला ट्रिपेनिंग ऑप्शन के बारे में आप क्या कहना चाहते हो। तो बेसिकली बेटा ट्रिपेनिंग ऑपरेशन जो यूज करते हैं वो कारपेंटर यूज करते हैं विदाउट एनी ड्रिलिंग ऑपरेशन। इफ यू वांट टू क्रिएट ए लार्ज होल इन द वुड, then that operation that such type of operation is known as a trepanning operation. such type of operation is known as a trepanning operation. तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बेटा ट्रिपेनिंग ऑपरेशन में कि ट्रिपेनिंग ऑपरेशन मैंने आपको क्लास में भी कराया हुआ है। तो इट इज द ऑपरेशन used for producing large size hole without any drilling operation, दैट इज कॉल्ड द ट्रिपेनिंग ऑपरेशन। आप चाहो तो यहाँ छोटा सा डायग्राम भी बना सकते हो, लेकिन टाइम का बड़ा ख्याल रखना बेटा। ये सीट होती है आपके पास और आपके पास एक 2D में एक ट्रिपेनिंग टूल होता है बेटा। ये ट्रिपेनिंग टूल आपका है और आप इस ट्रिपेनिंग टूल को बेटा करते क्या हो, इस ट्रिपेनिंग टूल को आप घुमाओगे बेटा। तो जब आप ट्रिपेनिंग टूल को यहाँ घुमाओगे बेटा तो होगा क्या, जब आप इसको रोटेट करोगे तो बेटा ये चार इस टाइप से इधर भी आ जाएगा और तुम्हें एक इस टाइप से बेटा ये तुम जब इसे घुमाओगे तो ये रोटेट होगा और ये इस टाइप से रोटेट होगा बेटा, ठीक है। और यहाँ तुम्हारा होल क्रिएट हो जाएगा। इसे अपन ट्रिपेनिंग टूल बोलते हैं बेटा। एक पूरा थ्रू होल ही बनता है बेटा इससे ना, ठीक है। थ्रू होल इससे बनता है ना। तो एक लाइन इतना सा लिख दो ट्रिपेनिंग पे, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। सेकंड बेटा इसमें आपसे पूछा है जो मैं पढ़ पा रहा हूँ, बोरिंग ऑपरेशन। आपसे कह रहा है कि बोरिंग के बारे में 2 लाइन आप कहो, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग होल को इनलार्ज करने के लिए अपन बोरिंग ऑपरेशन यूज करते हैं बेटा, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं बोरिंग इज ए इंटरनल टर्निंग ऑपरेशन। बोरिंग इज द इंटरनल टर्निंग ऑपरेशन used for enlarge the existing hole
बेटा पहली बात तो एक टाइप का टर्निंग ऑपरेशन है, इंटरनल टर्निंग है। सिंगल पॉइंट टूल से जो अपन होल को इनलार्ज करते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं, बोरिंग ऑपरेशन। अगला आपसे पूछा है बेटा इसमें काउंटर बोरिंग ऑपरेशन। अगला आपसे पूछा है बेटा इसमें काउंटर बोरिंग ऑपरेशन। तो इन दो लाइनों से ज्यादा लिखना नहीं है बेटा, काउंटर बोरिंग ऑपरेशन, काउंटर बोरिंग ऑपरेशन। बेटा अगर आप इसकी बात करो ना तो इसमें कुछ नहीं है। काउंटर बोरिंग का मतलब क्या है, मेरी बात समझना बेटा, मेरी बात समझने की कोशिश करना बेटा, कि अगर आप एक जो होल के एक साइड को इनलार्ज करना चाहोगे, मान लो ओके, मान लो ये सीट है, ये सीट है, और आपने सीट के यहाँ आपको कोई बोल्ट वोल्ट फिट करना है, तो आपने बस इस सीट के इस वाले एंड को इनलार्ज किया, बाकी को सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से इनलार्ज किया और बाकी को सेम रखा, तो ऐसे को बोलते हैं काउंटर बोरिंग ऑपरेशन। तो यही आपसे पूछा था कि काउंटर बोरिंग ऑपरेशन के बारे में क्या कहोगे। तो बेटा इसमें भी लिख सकते हो, इट इज द इंटरनल टर्निंग ऑपरेशन, internal turning operation, internal turning operation used for enlarging, enlarge the end of the hole, end of the hole, end of the hole, okay, दैट इज द काउंटर बोरिंग। आगे इन्होंने पूछा बेटा काउंटर सिंकिंग के बारे में, इन्होंने बात की है कि काउंटर सिंकिंग है। तो चौथा काउंटर सिंकिंग, काउंटर सिंकिंग ऑपरेशन। तो बेटा ध्यान इसका रहना कि थोड़ा सा स्पीड फास्ट रखना। काउंटर सिंकिंग ऑपरेशन अगर कॉनिकल तो आप ये लिख सकते हो, इट इज द ऑपरेशन, it is the operation used for enlarging the end in conical set। ठीक है, ऐसा लिख के अगर चाहो तो एक डायग्राम बना सकते हो, इसमें चाहो तो आप इसमें क्या कर सकते हो, एक डायग्राम बना सकते हो बेटा, ठीक है। और एक आपसे पूछा है बेटा स्पॉट फेसिंग, एक पांचवा आपसे बेटा पूछा है सर स्पॉट फेसिंग के बारे में। स्पॉट फेसिंग ऑपरेशन, स्पॉट फेसिंग ऑपरेशन। डियर, जो तुम्हारा ये होल बनता है ना, जब होल बनाते हैं अपन, तो यहाँ जो चिप होती है या चिप आती है उसको रिमूव करने के लिए अपन स्पॉट फेसिंग ऑपरेशन को यूज करते हैं। तो आप लिख लो इसमें, स्पॉट फेसिंग इज द ऑपरेशन, spot facing is the operation, spot facing is the operation used for the removing the chip, used for the removing the chip, removing the chip on the surface of hole, बस आप और लिखना चाहो तो एक एक लाइन और लिख सकते हो। लास्ट क्या पूछा है बेटा, लास्ट पूछा है होनिंग ऑपरेशन। तो बेटा होनिंग ऑपरेशन क्या होता है, एक होनिंग टूल होता है बेटा, और रेसिप्रोकेटिंग और रोटेटिंग दोनों करता है। कुछ इस टाइप का एक टूल होता है बेटा, एक ऐसा टूल बना दो और यहाँ लगा दो तुम कुछ अब्रेसिव पार्टिकल्स इस टाइप से। ये होनिंग, ये क्या करेगा, मैंने क्लास में बताया था, ये टूल उस होल में जाएगा, रेसिप्रोकेट करेगा और रेक्टिलिनियर मोशन करेगा और उसकी सरफेस फिनिश को बहुत अच्छे लेवल पे बढ़ा देगा। तो तुम ये लिख सकते हो, होनिंग इज द ऑपरेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग वेरी स्मूथ होल। इट इज द ऑपरेशन, ऐसे लिखते हो, इट इज द ऑपरेशन used for the producing very smooth hole। बस इतना और डायग्राम बना लो। आई थिंक ये क्वेश्चन यही होगा, ये पूछा है आपसे, तो इतना लिख दो, बहुत है बेटा, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है।
ठीक है। आईसी इंजन में यूज किया जाता है, आपको आईसी इंजन सिलेंडर का जो होल बनाता है आईसी इंजन सिलेंडर में, जिसमें पिस्टन मूव करता है आपके, उसके लिए यूज आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, इसमें अगला क्वेश्चन तुमसे पूछा है, अगला क्वेश्चन तुमसे पूछा है, क्या पूछा है सर अगला क्वेश्चन? ये 10 मार्क्स का ईएससी का भी क्वेश्चन है। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द एक्सप्रेशन फॉर द शियर एंगल के एक्सप्रेशन को डिराइव करना है बेटा, ये क्वेश्चन तुमसे पूछा है। ठीक है, तो डायग्राम तो बनाना पड़ेगा बेटा, डायग्राम तो बनाना पड़ेगा बेटा, तो डायग्राम थोड़ा फास्ट बनाना माय बेटा। तो बेटा ये तुम्हारे पास अनकट चिप थिकनेस टी, और यहां से अगर आप परपेंडिकुलर डाल दो ना बेटा, ये परपेंडिकुलर तुम डाल दोगे तो टीसी, ठीक है, ये 90 डिग्री, ये तुम्हारे पास फाई, और बेटा जी ये तुम्हारा रेफरेंस एंगल, रेफरेंस प्लेन और रेफरेंस प्लेन के बाद बेटा ये तुम्हारा अल्फा। ओके, यही होता है आई थिंक, यही होता है आई थिंक सो। ठीक है, तो पहली चीज तो आप सारे पैरामीटर लिखोगे। टी क्या है? टी इज द अनकट चिप थिकनेस, टीसी क्या है? कट चिप थिकनेस या चिप थिकनेस। आर क्या है? आर को लिख दो टी बाई टी सी, लिख सकते ना बेटा, टी बाई सी टी सी। आर का भी अगर नाम देना चाहो तो आर का भी नाम दे सकते हो तुम, है ना, चाहो तो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, चिप रिडक्शन रेशियो, ठीक है, चिप रिडक्शन रेशियो। ठीक है, अब देखो यहाँ ध्यान से ये बात देखो बेटा, ये एंगल एल्फा है, ठीक है, ये पूरा 90 है, तो ये आते हमारा 90 माइनस 5 हो गया, और बेटा ये हो जाएगा 5 माइनस एल्फा। तो इसको ए दे दो, इसको बी दे दो, इसको सी दे दो बेटा। तो मैं यहाँ बना देता हूँ इसको बेटा। इतना टाइम मिलता नहीं बेटा, फिर भी मेरा कहना है कि टाइम को बड़ा सदुपयोग करना। यहाँ से परपेंडिकुलर डालना है, 1 मिनट बेटा। देखो कोई दिक्कत नहीं, ये है तुम्हारे पास 5 माइनस एल्फा। ठीक है, अब एक चीज बताओ बेटा, एक चीज बताओ बेटा, क्या क्या लिखा जा सकता है यहाँ से? तो फ्रॉम द फिगर से ध्यान से देखो, इस ए बी को अपन क्या क्या लिख सकते हैं बेटा? इस ए बी को अपन क्या क्या लिख सकते हैं जिससे अपना और ज्यादा क्लियर हो जाए? ठीक है, तो ए बी को मैं लिख सकता हूं बेटा, ओके ओके ओके, ठीक है, ए बी साइन 5 माइनस एल्फा इक्वल टू टी, और मैं लिख सकता हूँ बेटा इसी को ए बी कॉस 5 माइनस एल्फा इक्वल टू टी सी। थोड़ा सा ध्यान से बेटा, है ना, थोड़ा सा ध्यान से। ठीक है, ये फाई है ना, तो फाई का ये कंपोनेंट और फाई का ये कंपोनेंट, ओके, साइन 5 हो जाएगा बस, है ना, 1 मिनट, ये हो जाएगा साइन 5 बराबर टी, और ये हो जाएगा टी सी। एक बार चेक करो बेटा, एक बार चेक करो बेटा, क्या यही होने वाला है क्या? यही होने वाला है क्या? ये हो जाएगा अपने पास। ठीक है, अब आर बराबर क्या लिख सकते हैं? टी बाई टी सी, तो ये हो जाएगा साइन 5 अपॉन कॉस 5 माइनस एल्फा,
साइन फाई अपॉन कोस फाई माइनस एल बाय आर, ठीक है। अब इसे थोड़ा सा अपन क्या कर दें, इलोबरेट कर दें। इसे इधर लिया आर कोस फाई माइनस एल्फा साइन फाई, ठीक है, आर कोस ऑफ फाई कोस ऑफ एल्फा प्लस साइन ऑफ फाई साइन ऑफ एल्फा। ए माइनस बी का जो खोलते थे ना उसको उस टाइप से खोल दो, ठीक है। अपन को तो फाई चाहिए, अपन को तो फाई चाहिए, तो आर ऐसा करो, क्या किया जाए, एक काम करो, आर कोस ऑफ फाई कोस ऑफ एल्फा साइन ऑफ फाई माइनस साइन ऑफ फाई साइन ऑफ एल्फा, ठीक है। जब आर जाएगा तो बेटा आर इसमें भी, तो आर इसमें भी आएगा, तो आर इसमें आएगा तो आर इसमें भी होगा। तो यहाँ से तुम बेटा कोस ऑफ फाई कॉमन ले लो, तो ये बचता है आर कोस ऑफ एल्फा, और यहाँ से अगर मैं साइन फाई कॉमन ले लूँ बेटा तो ये बचता है 1 माइनस आर साइन ऑफ एल्फा। बेटा इसको इधर ले आओ, तो आर कोस ऑफ एल्फा अपॉन 1 माइनस आर साइन ऑफ एल्फा, बेटा ये आ गया साइन ऑफ फाई अपॉन कोस ऑफ फाई। तो बेटा यहाँ से आ गया ये, इसके बाद टेन ऑफ फाई इक्वल टू आर कोस एल्फा अपॉन 1 माइनस आर साइन एल्फा। एक बार यही रिजल्ट होता है, ध्यान से मैंने क्लास नोट्स में भी इसे कराया, डिटेल में क्लास नोट्स में भी अपन ने किया है। टेन ऑफ बराबर आर कोस एल्फा अपॉन 1 माइनस आर साइन ऑफ एल्फा। तो यहाँ तक अगर हो गया हो तो मैं अगले क्वेश्चंस पे बढ़ जाऊँ बेटा, ठीक है। चलो बेटा एक क्वेश्चन और था अपने पास, जो अपने पास आया हुआ था वेल्डिंग से टाइप्स ऑफ फ्लेम के बारे में। तो मैं आपको की पॉइंट्स बताऊंगा बस, है ना। फिर आपको अगर डिटेल में चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर लेना, मैं अपने कांटेक्ट नंबर लिखूंगा, ठीक है। तो आपसे पूछा है टाइप्स ऑफ फ्लेम। अब आप बोलोगे सर कितना लिखाया था आपने, तो 4 पेज में लिखाया था, क्या 4 पेज में लिखेगा उससे? नहीं बेटा, जब मैंने क्लास में पढ़ाया था उससे मैंने डिटेल में आपको 4 से 5 पेज लिखाया था, लेकिन यहाँ अगर मेंस में आ गया तो हम इसे 1 पेज में लिखेंगे। तो टाइप्स ऑफ फ्लेम में आप क्या लिखोगे बेटा? टाइप्स ऑफ फ्लेम आपके पास कितने टाइप के होते हैं? तो आपने बोला सर न्यूट्रल फ्लेम। अब जैसे आपने न्यूट्रल फ्लेम लिखा तो आपका एक चीज तो हो जाना चाहिए कि आपका जो होगा O2 का रेशियो, एक तो इसके बारे में लिख दो बेटा कि ये रेशियो कितना होता है। जैसे आपको पता है कि ये रेशियो 1 होता है, ठीक है। अब मैं बस वो चीज बता रहा हूं, आपको लिखना है डिटेल में ना। एक रेशियो लिख दो कि भाई न्यूट्रल फ्लेम में ये होता है आपके पास। दूसरा, आप इसके बारे में आप इसका डायग्राम बना दो कि इस फ्लेम में आउटर कोर और इनर कोर होते हैं, ठीक है। तो आप जब इसका डायग्राम बनाओगे तो जल्दी से डायग्राम बना दो भैया फ्लेम का, कि ऐसा एक फ्लेम का डायग्राम तुमने बना दिया, और उस फ्लेम के डायग्राम को ज़्यादा ऐसा नहीं कलर कर रहे हो, कलर करने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा बहुत उसे बताना है। ये लेंथ ऑफ इनर कॉन है, उसे बताना है दैट इज द इनर कॉन, दैट इज द आउटर कॉन। थोड़ा बहुत ये बता सकते हो कि इनर और आउटर कॉन करते क्या है। जैसे इनर कॉन आपका हीट करने के काम आता है, आउटर कॉन आपका प्री हीटिंग के काम आता है, पोस्ट हीटिंग के काम आता है, ये लिख सकते हो। उसके बाद आप इसके एप्लीकेशन लिख दो, उसके बाद आपको इसके एप्लीकेशन लिखने पड़ेंगे, ठीक है, कौन कौन से मटेरियल में यूज होते हैं। फिर इसके इसी तरह से सेकंड, आप न्यूट्रल फ्लेम हो गया, आप लिख सकते हो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। आप चाहो तो साउंड भी लिख सकते हो बेटा, है ना, कि किस टाइप की साउंड इसमें आती है। साउंड के बारे में लिख सकते हो, टेम्परेचर के बारे में लिख सकते हो, कितना टेम्परेचर इस वाले फ्लेम में होगा, ठीक है। बस की पॉइंट्स लिखना है आपको ना। तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में अगर बात करें बेटा तो यही पॉइंट C2H2 का रेशियो, ठीक है। कितना रेशियो अपन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में लेते हैं, अपन को पता है ऑक्सीजन ज़्यादा होती है तो बेटा अपन को पता है लगभग 15 से लेकर 50% ज़्यादा लेते हैं अपन, ठीक है। ओके सॉरी बेटा, ठीक है। वही टेम्परेचर, साउंड और इन सब के बारे में लिखना है। इसी तरह से आपका कार्बोराइजिंग फ्लेम के बारे में आप लिखोगे। आपको फुल डिटेल में चाहिए तो आप मेरे कांटेक्ट नंबर लिखें। इस वाले क्वेश्चन को मैं आपको फुल डिटेल में मैंने 5 पेज में क्लास में कराया। अगर किसी स्टूडेंट ने मेरी क्लास ज्वाइन नहीं की थी तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी, मैं आपको भेज दूंगा किस टाइप से आपको करना है। पर याद रखना, आपको 1 पेज में लिखना है तो ऐसे ही लिखना है, डायग्राम बनाते जाना जैसे मैं लिख रहा हूँ। इन्हीं पॉइंट को डायरेक्ट लिख देना भैया क्या क्या एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज इसका आने वाला है। तो टाइप्स ऑफ फ्लेम में आप अगर इतना भी कर दोगे ना बेटा तो काम हो जाएगा आपके पास, ठीक है। कि जैसे अपन अगर न्यूट्रल फ्लेम की बात करें तो इसका कितना होता है लेंथ, तो 2n से लेके 3n तक अपन मान के चले।
ठीक है, इस टाइप से आप लिख सकते हो। मतलब ए अगर एन ले रहे हो तो एन के कंपैरिजन में कर देना भैया इसकी लेंथ एन, इनर कॉन की लेंथ एन है। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो। एप्लीकेशन पे कौन से मटेरियल के लिए यूज आते हैं ये चीज़ आप कर सकते हो इसमें। तो ये आपके पास एक क्वेश्चन था यहाँ पे। थैंक यू सो मच। यही आपके पास प्रोडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू ऑल एट निम्बस लर्निंग प्लेटफॉर्म। अब हम लेके आए आपके लिए आप सॉम के अपने पास जो 2 क्वेश्चन आए थे उनके ऊपर अपन देखेंगे सॉम के 2 क्वेश्चन क्या आए थे। तो एक तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था बेटा कि आपको मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को कंपेयर करना था एक स्क्वायर सेक्शन जिसकी साइड हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है, और एक ऐसा स्क्वायर सेक्शन जिसकी साइड्स और जिसके जो डायगोनल है बेटा वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है। एक क्लास का करवाया हुआ क्वेश्चन है, और यार मैंने पहले बोला था क्लास में इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है ए और ए, लेकिन यहाँ पे आपके पास ये हॉरिजॉन्टल है इसके ना, इस टाइप से इसके जो डायगोनल है वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है। आपसे पूछा है कि यार मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फर्स्ट वाले का और मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस सेकंड वाले का बताइए। ठीक है, तो बेटा मूवमेंट क्या होता है भैया, सिग्मा इंटू जेड ऑफ द फर्स्ट, सिग्मा इंटू जेड इंटू सेकेंड। ठीक है, गिवन स्ट्रेस सेम दे रखी है तो भैया आपको एक तरीके से जेड फर्स्ट और जेड सेकंड निकालना है। ठीक है, जेड फर्स्ट कितना होता है बेटा 1/6 ए क्यूब। ठीक है, 1/6 ए क्यूब, और बेटा इसका जेड आपको निकालना है, तो इसका जेड आप निकालो बेटा। तो जेड इसका क्या होता है भैया I/y मैक्सिमम। बेटा इसका आई क्या होता है 1/12 ए की पावर 4, सेम होता है दोनों का आई। और इसका वाई मैक्स कितना हो जाएगा बेटा, तो इसका वाई मैक्स आपको पता है कि वाई मैक्स ये रहा सर। मैंने बोला ये पूरा कितना है भैया, पूरा √2 है। क्यों? क्योंकि सर ये डायगोनल है, सर ये डायगोनल से ही तो बनाया है, √2 है, तो ये आ जाएगा a/√2। तो बेटा यहाँ से आएगा 1/6 √2 ए की पावर 4, तो 1/6 √2 ए की पावर सॉरी 3 आ जाएगा ना। हाँ, तो यहाँ से सब कट जाएगा बेटा, तो √2 बचेगा। तो बेटा तो जो MR होगा ना, एक ऐसा स्क्वायर सेक्शन जिसकी साइड्स हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है, और एक MR जिसका आपके पास ये है डायगोनल है, वो √2 होगा या 1.414 होगा। बस इतना करना, खत्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इसी से सॉम से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, सॉम से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है बेटा। क्या है देखिए बेटा, एक बार क्वेश्चन देखो। ए रोड ऑफ स्टील इज 20 मीटर लॉन्ग, लेंथ दे रखा है बेटा रोड का 20 मीटर, गिवन डाटा। टेम्परेचर दे रखा है बेटा T1 दे रखा है बेटा 20 डिग्री। फाइंड द फ्री एक्सपेंशन, फ्री एक्सपेंशन कितना होगा, फ्री एक्सपेंशन पूछा है इन्होंने बेटा। फाइंड द फ्री एक्सपेंशन वेयर द टेम्परेचर इज राइट, जब अपन टेम्परेचर को बढ़ा के 65 डिग्री कर दे बेटा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो बेटा इन्होंने पूछ लिया, पहला क्वेश्चन तो इन्होंने पूछ लिया, तो पहले का आंसर तो डेल्टा एल पूछ लिया बेटा। तो अल्फा डेल्टा टी एल, अल्फा आपको गिवन है बेटा, इसमें गिवन है 12 × 10 की पावर -6, डेल्टा टी कितने हो जाएगा बेटा 65 - 20, और लेंथ कितनी दे रखा बेटा 20 मीटर। तो 20 को mm में कन्वर्ट कर ले बेटा ना। तो यहाँ से इसका आंसर निकाल सकते हो बेटा, यही आपको गिवन है, यही डाटा मेरे ख्याल से आपको गिवन है, यही डाटा आपको गिवन है बेटा। तो यहाँ से आपके पास जो आंसर आएगा कैलकुलेट कर लेना। दूसरा क्वेश्चन पूछा है बेटा इसने, दूसरा क्वेश्चन पूछा है बेटा व्हेन द एक्सपेंशन ऑफ रॉड इज प्रिवेंटेड। उन्होंने पूछा बताइए कितनी थर्मल स्ट्रेस आ जाएगी। तो भैया थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला अल्फा डेल्टा टी होता है सर। अल्फा कितना 12 × 10 की पावर -6, डेल्टा टी कितना, तो सर ये रहा। और ई की वैल्यू भी बेटा गिवन है क्वेश्चन में 2 × 10 की पावर 5, 2 × 10 की पावर 5। इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ बेटा, आप दूसरे वाले को, इस पहले वाले को आप करना, दूसरे वाले को मैं कैलकुलेट करता हूँ। कैलसी लेते हैं, तो बेटा करीबन 156 आ रहा है मेरा, 156 मेगापास्कल। ठीक है, चलिए एक इसने कहा है बेटा, इसी में इसका सी पार्ट है कि व्हेन द रोड इज परमिटेड टू एक्सपेंड बाय 5, अरे मतलब रेस्ट्रिक्शन का केस है ना, लैम्डा बताया था तुम्हें। व्हेन द रोड इज परमिटेड टू एक्सपेंड बाय 5.8, कि भैया वो 5.8 तक ही जा सकती है, बताइए थर्मल स्ट्रेस। बेटा ये तो मैंने बताया था अल्फा डेल्टा टी एल माइनस लेमडा अपॉन एल इंटू ई। याद करो, याद करो बेटा, ये फॉर्मूला डायरेक्ट भी लगा सकता हूँ मैं, है ना। ये मैंने बताया था तुम्हें अल्फा डेल्टा टी एल माइनस, है ना, यही बताया था आपको। तो यहाँ से सारी चीज़ें तो है, क्या दिक्कत है सर, अल्फा की वैल्यू रख दी सर। ठीक है, क्योंकि बेटा मैंने तुम्हें बताया था
कि ये है एक फ्री एक्सपेंशन होगा तो ये इतनी जा सकती है, कितनी, अल्फा डेल्टा टी एल। लेकिन मैं बोला भैया इतना ही जा सकता है, मैंने बोला कितना, लैम्डा। तो इसमें आएगी तो कितनी, किसकी वजह से, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो स्ट्रेन बन गई, इसको ई से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, वेरी गुड। फॉर्मूला याद नहीं है तो फास्ट भी कर सकते हैं। डेल्टा टी कितना, 65 और 20, 65 20 55 45, 45 लिख देता हूँ बेटा। लेंथ कितनी, 20 इंटू 10 की पावर 3 माइनस लेमडा कितना बेटा, 5.8 डिवाइड बाई लेंथ 20 इंटू 10 की पावर 3 और बेटा ई से मल्टीप्लाई कर दे। ई दे रखा है बेटा, ई कितना दे रखा है, ई दे रखा है बेटा 2 इंटू 10 की पावर 5, 2 इंटू 10 की पावर 5 और इसे कैलकुलेट करो आप। ठीक है, इसे कैलकुलेट करके आंसर ला दो। आंसर आएगा 98 मेगा पास्कल। तो बेटा ये क्वेश्चंस हो गए सॉम से जो आपको करवाने थे। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बड़े सिंपल क्वेश्चन थे सॉम से। चलिए डियर, मशीन डिजाइन का एक क्वेश्चन है, उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। मशीन डिजाइन में ब्रेक से क्वेश्चन पूछा है। बेसिकली आपको इस सारे डाटा दे रखे हैं डियर। ये फलक्रम दे रखा है आपके पास, ये आपका ब्रेक है, सॉरी शू है, शू ब्रेक देख रखा है आपके पास, लीवर दे रखा है, आपको फोर्स जो एफर्ट्स लगा रहे हो आप, यहाँ एफर्ट्स लगा रहे हो। आपसे बोला बताइए कि कितना टॉर्क ट्रांसमिट करेगा। तो कितना टॉर्क ट्रांसमिट करेगा, इसमें सबसे पहले आपको कुछ गिवन डाटा क्या है। गिवन डाटा में आपको जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो 90 डिग्री है, मतलब 60 से ज़्यादा है। बेटा जब भी 60 से ज़्यादा होता है तो जो म्यू होता है ना, वो इक्विवेलेंट आपके पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लेते हैं। तो मैंने सबसे पहले इक्विवेलेंट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला लिखा। फॉर्मूला लिखने के बाद मैंने डाटा को पुट किया बेटा, 45 ले लिया, 2 थीटा 90 तो थीटा आपका 45 होगा। तो यहाँ से तुम्हारे पास ये जो वैल्यू आई है म्यू की, ये वैल्यू आपको ये कैलकुलेट करनी थी। जनरली इस टाइप का क्वेश्चन एसएससी जेईएन में देखने को नहीं मिलता है, फिर भी अगर आ गया तो सडन रन कर सकते हैं ना। अब आप क्या करो, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ बेटा। तो इस ड्रम के बारे में सोचो कि ये जा रहा है तो इसका वेलोसिटी वेक्टर इधर होगा, तो फ्रिक्शन इधर होगा और नॉर्मल इधर लगेगी। लेकिन इसका ही रिएक्शन अगर अपन लीवर पे देखें, इस लीवर पे, तो लीवर पे आपके पास कुछ इस टाइप से दिखेगा। तो लीवर पे आपने इस टाइप से देखा कि लीवर पे आपके पास जस्ट अपोजिट रिएक्शन हो जाएगा। अब आप इस फलक्रम के अबाउट क्या ले लो, मूवमेंट ले लो और इस मूवमेंट को जीरो कर दो। ठीक है, मूवमेंट को क्या कर दो, जीरो। तो आपने कहा कि ये वाला और ये वाला एक ही डायरेक्शन में अपोजिट है, तो आपने इन दोनों को एक डायरेक्शन में जोड़ दिया और ये अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ से आपके पास फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आ गई बेटी। एक बार फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू आ गया तो टॉर्क निकालना बड़ा सिंपल है, क्योंकि टॉर्क बराबर होता है बेटा, देखो मैं यहाँ ये इधर बन रहा है, मैं ये वाला जो बना रहा हूँ ना, ये फ्रिक्शन फोर्स एफ जो है म्यू एन, ये फ्रिक्शन फोर्स जो बेटा मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, रेडियस के बराबर। तो आप बस रेडियस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मैंने यहाँ फ्रिक्शन फोर्स इनटू रेडियस से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया। तो आपको इतनी फास्ट वहाँ पे बनाना है। तो थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन और प्लेटफॉर्म निम्बस पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। तो दोस्तों मेंस का सीरीज चल रहा है जिसमें आप लोगों ने पेपर दिया, बहुत अच्छा रिस्पांस भी जा रहा है। तो दोस्तों उसी के कंटिन्यूएशन में हम लोग शुरू करते हैं आज चौथे पेपर का सोल्यूशन, जिसमें हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त, पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द बॉयलर एसओ सीरीज, एक्सप्लेन द फॉलोइंग एसओ सीरीज विथ नीट एंड क्लीन स्केच डायग्राम। ठीक है, तो बिल्कुल आराम से समझते हैं क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बॉयलर एसओ सीरीज क्या होता है। तो सबसे पहले बॉयलर एसओ सीरीज समझते हैं, बट उससे पहले मैं आपको माउंटिंग के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। होपफुली आपको पता होगा, माउंटिंग वो होते हैं जो बॉयलर को रन करने के लिए जरूरी हैं, यानी बिना माउंटिंग के बॉयलर रन नहीं करेगा, या अगर आप उसको रन करवाएंगे तो वो डेंजर होगा। ठीक है, बट एसओ सीरीज क्या होते हैं मेरे दोस्त, एसओ सीरीज वो कंपोनेंट्स होते हैं जो बॉयलर के परफॉर्मेंस को इनहेंस करते हैं, उसको आप एसओ सीरीज कहते हैं। यानी बिना एसओ सीरीज के बॉयलर रन तो करेगा, बट विद द एसओ सीरीज जब बॉयलर रन करेगा तो उस समय उसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, एफिशिएंसी अच्छी होगी। ऐसे को आप क्या बोलते हो, एसओ सीरीज बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ एसओ सीरीज के बारे में आप जानते हैं, दैट इज द सुपर हीटर, एयर प्री हीटर, इकोनोमाइजर, फीड पंप, स्टीम इंजेक्टर, ये सब जो है वो एसओ सीरीज है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ को आपको बोला गया है, एयर प्री हीटर, इकोनोमाइजर और फीड पंप। तो दोस्तों मैं अगर आपको सबसे पहले बताऊं एयर प्री हीटर के बारे में, ठीक है ना, तो एयर प्री हीटर में क्या होता है मेरे दोस्त, बिल्कुल आराम से समझ लीजिए। एयर प्री हीटर में ये इस तरह से रेक्टेंगुलर बॉक्स होते हैं, ये रेक्टेंगुलर बॉक्स होते हैं। ठीक है, और इस रेक्टेंगुलर बॉक्स में ये रेक्टेंगुलर बॉक्स होते हैं, ये रेक्टेंगुलर बॉक्स इस तरह से हैं। ठीक है, सपोज ये रेक्टेंगुलर बॉक्स है मेरे दोस्त, और यहाँ से
एयर एंटर करता है, कोल्ड एयर, ठीक है, कोल्ड एयर यहाँ से एंटर करेगा और इधर से हॉट फ्लूइड इंटर करेगा, इधर से हॉट फ्लूइड इंटर करेगा, हॉट फ्लू गैसेज इंटर करेंगे। तो मेरे दोस्त इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो हीट का ट्रांसफर होता है, हॉट फ्लू गैस जो आपने कोयला जलाया है वहाँ से जो फ्लू गैस बाहर निकल रहा है उसके हीट को यूटिलाइज करने के लिए हॉट फ्लू गैस इधर से भेजते हैं, कोल्ड एयर इधर से भेजते हैं। तो कोल्ड एयर अब इधर जब बाहर निकलेगा तो वो हीटअप हो जाएगा, यानी मेरे दोस्त अब कोल्ड एयर यहाँ से हॉट हो चुका है, ठीक है ना। तो अब वो हॉट एयर में कन्वर्ट हो चुका है, तो अब वो हॉट एयर में कन्वर्ट हो चुका है, तो ये इस तरह से जाएगा, ठीक है। तो मेरे दोस्त आपने क्या कहा, एयर प्री हीटर में आप एयर को कोयले को देने के लिए, जब जलाने के लिए आप एयर प्रोवाइड करते हैं उसको पहले से ही हीटअप कर लेते हैं फ्लू गैस की मदद से। तो इससे क्या होगा, बर्निंग क्वालिटी इनहेंस हो जाएगी, बर्निंग क्वालिटी इनहेंस हो जाएगी तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट हीट ऐड करने को मिलेगा, यानी आपको कुल मिला के परफॉर्मेंस जो है वो इनहेंस होने वाला है। तो ये आपके पास पहली बात हो गई एक एयर प्री हीटर के लिए। नेक्स्ट है इकोनोमाइजर। इकोनोमाइजर में क्या होता है, ये आपके पास इस तरह से ट्यूब होते हैं, ठीक है, ये आपके पास इस तरह से ट्यूब होते हैं। तो ये ट्यूब हैं, ये ट्यूब हैं इस तरह से, इस तरह से ट्यूब के ढेर सारे एरे होते हैं, ठीक है। ठीक है, और इधर से ये पाइप के थ्रू यहाँ पे वाटर आप सप्लाई करते हैं, ये वाटर सप्लाई होता है और यहाँ पे ये वाटर एक्यूमुलेट होके यहाँ से आउटलेट पे जाता है, ठीक है। तो यहाँ से वाटर इनलेट हुआ और इधर से फ्लू गैस चलेगा, इधर से फ्लू गैस चलेगा, ठीक है, इधर से फ्लू गैस चलेगा और इधर से कोल्ड वाटर ऐसे जब पास करेगा और फ्लू गैस के साथ कांटेक्ट में आएगा तो ये क्या होगा, ये ट्यूब में वाटर फ्लो कर रहा है, इधर से फ्लू गैस चलेगा तो वो क्या कर देगा, उसको हीटअप कर देगा। जब वो हीटअप हो जाएगा तो इधर से वाटर कलेक्ट होके इधर से आपके पास इधर से मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इधर से वाटर एक्यूमुलेट हो चुका है और इधर से वाटर आपको हॉट वाटर आपको प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्त यहाँ पे इकोनोमाइजर में क्या हो रहा है, वाटर को आपने हीटअप करके बॉयलर के अंदर फीड किया हुआ है। इससे क्या होगा, वाटर हायर टेम्परेचर पे इंटर करेगा बॉयलर में, यानी मैक्सिमम टेम्परेचर अगर मान लो 400 डिग्री सेंटीग्रेड था तो अब उसी 400 डिग्री सेंटीग्रेड पाने के लिए अब आपको लेसर अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करना होगा। अगर वर्क आउटपुट वही निकला, वर्क आउटपुट वही होता है, वर्क आउटपुट के साथ कोई गड़बड़ी नहीं होती है, तो जो हीट एडिशन का अमाउंट है वो डिक्रीज हो गया तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यानी इकोनोमाइजर यूज करने से अब आपको हीट का अमाउंट कम ऐड करना पड़ेगा। अगर कम ऐड करना पड़ रहा है यानी कोयला आपका कम खर्च हो रहा है, और अगर कोयला कम खर्च हो रहा है मेरे दोस्त तो सिंपल सी बात आप कह सकते हैं कि कोयला जब कम खर्च हो रहा है तो आपका पैसा बच रहा है, दैट्स वाई इसको आप क्या बोलते हैं, इकोनोमाइजर। तो इकोनोमाइजर में हीट ट्रांसफर किसके किसके बीच में होता है, वाटर और फ्लू गैस के बीच में, ठीक है। वाटर को जनरली हम लोग फीड वाटर बोल देते हैं। नेक्स्ट है फीड पंप। तो फीड पंप के बारे में अगर बात करें तो सपोज सेंट्रीफ्यूगल पंप है जिसको आपने फीड पंप के लिए यूज किया है, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप एक सिंपल सा बना लेंगे। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप कैसे होता है, ये सैफ्ट है, ये सैफ्ट के ऊपर ये इंपेलर लगे हुए हैं, इंपेलर के ऊपर डिफ्यूज़र लगा हुआ है और डिफ्यूज़र के बाद यहाँ पे स्पाइरल केसिंग है और स्पाइरल केसिंग के बाद ये इस तरह से ऐसे है। तो यहाँ से वाटर आएगा, यहाँ से वाटर पास करेगा ये ऐसे, फिर उसके बाद ये डिफ्यूज़र से पास करेगा, फिर स्पाइरल केसिंग से पास करेगा और ये इधर से वाटर बाहर निकल जाएगा। तो ये आपके पास फीड पंप हो गया। फीड पंप से यूज करने से पहले कंडेंसर के बाद जो वाटर आता है उसको हम लोग फीड पंप से लेकर फिर उसको बॉयलर में फीड करते हैं, जिससे क्या होता है, प्रेशर ज़्यादा राइज हो जाता है। हायर प्रेशर पे जब आप उसको हीटअप करोगे तो आपको लेटेंट हीट का अमाउंट जो होगा वो कम देना होगा। तो जब लेटेंट हीट का अमाउंट कम देना होगा, इसका मतलब ये हुआ मेरे दोस्त कि जब लेटेंट हीट कम देना होगा तो आप ये कहना चाह रहे हो कि आपको
जो हायर प्रेशर पे हीट एडिशन का अमाउंट है वो कम हो जाएगा। अगर लोअर प्रेशर पे आप भेजोगे तो लेटेंट हीट का अमाउंट ज़्यादा होगा, तो आपको ज़्यादा कोयला जलाना होगा। तो फीड पंप यूज करने से आपका अगेन हीट एडिशन का अमाउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और हायर प्रेशर पे जब वाटर होगा तो उसके पास ज़्यादा एनर्जी होगी, टरबाइन पे आपको ज़्यादा वर्क डेवलपमेंट मिलेगा। तो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन दैट वायलेशन ऑफ क्लैसियस स्टेटमेंट लीडिंग टू वायलेशन ऑफ कैल्विन प्लांक स्टेटमेंट। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर कोई डिवाइस क्लैसियस स्टेटमेंट को वायलेट करता है तो वो क्या कैल्विन प्लांक स्टेटमेंट को भी वायलेट करेगा। इसको आपको स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो चलिए ध्यान से समझ लेते हैं। इसी में मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, या मैं एक और पेज ले लेता हूं। ठीक है, मैं एक और पेज ले लेता हूं। ठीक है, ध्यान से देखना। सपोज ये अपने पास ये रिजर्वायर है, ये अपने पास एक रिजर्वायर है। इन रिजर्वायर के बीच में एक हीट इंजन ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, जो आपको वर्क देगा, इसको आपने Q1 दिया है, ये Q2 रिजेक्ट हो रहा है, और W की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q1 माइनस Q2 हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, ये T1 टेम्परेचर पे है और ये T2 टेम्परेचर पे है। एक यहाँ पे रेफ्रिजरेटर है, और रेफ्रिजरेटर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रन करता है। ठीक है, ये Q2 यहाँ पे लेता है, और बिना वर्क इनपुट के ये Q2 T1 को ट्रांसफर कर देता है, जबकि T1 आपका हायर टेम्परेचर पे है। तो क्लैसियस स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वायलेट हो जाएगा। कैसे वायलेट हो जाएगा, क्योंकि लोअर टेम्परेचर से आप हायर टेम्परेचर हीट ट्रांसफर कर रहे हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल इनपुट। ठीक है, अब देखते हैं क्या ये कैल्विन प्लांक स्टेटमेंट को भी वायलेट कर रहा है, इस बात को समझते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको कंबाइंडली एक डिवाइस मान लेते हैं। ठीक है, इसको कंबाइंडली एक डिवाइस मान लेते हैं। ठीक है, और ये इस तरह से है, और ध्यान दिया जाए तो अब देखिए आप, ये T1 है, ये T2 है। तो ध्यान से देखिए कि Q1 यहां से इंटर कर रहा है, Q1 यहां से इंटर कर रहा है, और Q2 इसको मिल रहा है। Q1 यहां से इंटर कर रहा है और Q2 इसको मिल रहा है। तो एग्जैक्टली देखा जाए तो इसको क्या हीट एक्सचेंज करने को मिला, Q1 माइनस Q2। क्या हीट एक्सचेंज करने को मिला, Q1 माइनस Q2। और W कितना डेवलप हुआ, यहां से 0, यहां से Q1 माइनस Q2। ठीक है, ये W होगा। और इस रिजर्वायर के लिए देखिए, इस रिजर्वायर के लिए Q2 आ रहा है और Q2 जा रहा है, यानी यहां पे जो हीट का एक्सचेंज हुआ है वो 0 हुआ है, क्योंकि Q2 आ रहा है, Q2 जा रहा है। यानी मेरे दोस्त, ये एक ऐसा हीट इंजन है जो कि जितनी एनर्जी मिला उसका सारा का सारा वर्क में प्रोड्यूस कर दिया है। Q का अमाउंट 0 है रिजेक्शन का, यानी ये PMM2 हो चुका है, यानी ये कैल्विन प्लांक स्टेटमेंट को वायलेट कर रहा है। यानी मेरे दोस्त, अगर कोई डिवाइस क्लैसियस स्टेटमेंट को वायलेट कर रहा है तो वो कैल्विन प्लांक स्टेटमेंट को भी वायलेट करेगा। होपफुली आपने ये डायग्राम बना के इसको समझा दिया है। ठीक है, तो मेरे दोस्त, ये आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, इसको एक्सप्लेन कर देना है आपको। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट आगे हैं। ये टेम्परिंग वगैरह ये आपको दूसरे सर कराएंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। मैं आपको सेगमेंट ले रहा हूं थर्मल का और फ्लूइड मैकेनिक्स का, तो वही क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं दोस्त। जैसे चौथा क्वेश्चन है फ्लूइड मैकेनिक्स का, व्हाट इज द ड्राफ्ट ट्यूब, व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग ड्राफ्ट ट्यूब, एंड ऑल्सो एक्सप्लेन इट्स टाइप विथ नीट एंड क्लीन स्केच। ठीक है, ध्यान से समझते हैं ड्राफ्ट ट्यूब क्या होता है। ड्राफ्ट ट्यूब मेरे दोस्त, सिंपल सा मैं बताऊं तो टरबाइन के एग्जिट पे एक डाइवर्जिंग सेक्शन का पाइप हम लोग यूज करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, ड्राफ्ट ट्यूब बोलते हैं। ठीक है ना, तो चलिए ध्यान से समझ लीजिए। मैं दूसरे पेज को यूज करता हूं। ये सपोज टरबाइन है आपका, और टरबाइन के एग्जिट पर आपने डाइवर्जिंग सेक्शन सेलेक्ट किया है। ये जो डाइवर्जिंग सेक्शन है, ठीक है, ये आपका ड्राफ्ट ट्यूब है। ठीक है, ये आपका ड्राफ्ट ट्यूब है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, तो जो आप यहां पे V2 वेलोसिटी एग्जर्ट, V2 वेलोसिटी आप एटमॉस्फेयर में छोड़ रहे थे, अब ड्राफ्ट ट्यूब लगा के आपने यहां पे V3 वेलोसिटी को यहां से छोड़ा है।
ठीक है, और ये लेबल है ड्राफ्ट ट्यूब का, ठीक है। तो यहां से अब आप वाटर को दे रहे हैं, तो यहां पे 2 और 3 पर अगर हम लोगों ने बर्नौली इक्वेशन लगाया तो ऑब्वियस सी बात है कि ये हाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। सपोज यहां पर एंट्री करते समय H एनर्जी थी, अगर मैं एक केस बनाऊं कि भैया ये है विदाउट ड्राफ्ट ट्यूब और एंट्री करते समय यहां पे एनर्जी थी H और यहां पे वेलोसिटी थी V2 और यहां का जो प्रेशर था वो P एटमॉस्फेरिक था, ठीक है। बट अब के सिनेरियो के हिसाब से टरबाइन के अक्रॉस देखो, यहां पे प्रेशर अब एटमॉस्फेरिक है मेरे दोस्त, यहां पे प्रेशर एटमॉस्फेरिक है। तो जब यहां पे प्रेशर एटमॉस्फेरिक है तो इसके अक्रॉस जो प्रेशर है वो क्या हो चुका है, अब ऊपर चलने पे प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। यानी 2 सेगमेंट पे जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक नहीं है, एटमॉस्फेरिक से कम है। यानी मेरे दोस्त आपने ये कहा कि टरबाइन के अक्रॉस जो नेट हेड है वो इंक्रीज हो चुका है। टरबाइन के अक्रॉस जो नेट हेड है वो इंक्रीज हो चुका है। अगर नेट हेड इंक्रीज हो जाएगा मेरे दोस्त तो इफिशियंसी भी इंक्रीज हो जाएगी और पावर डेवलपमेंट भी इंक्रीज हो जाएगा। तो विद द यूजिंग ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब आप टरबाइन के अक्रॉस नेट हेड इंक्रीज करते हैं, जिससे आपका इफिशियंसी इंक्रीज हो जाता है, वर्क आउटपुट इंक्रीज हो जाता है। तो अभी तक आपने क्या बात किया कि ड्राफ्ट ट्यूब क्या है, तो डाइवर्जिंग सेक्शन का पाइप है। ड्राफ्ट ट्यूब के क्या क्या फायदे हैं, नेट हेड टरबाइन के क्रॉस बढ़ा देगा, इफिशियंसी बढ़ा देगा, पावर आउटपुट बढ़ा देगा, ठीक है। एक और एडवांटेज जो है वो ये है कि विद द यूजिंग ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब आप टेलरेस के ऊपर आप अपने टरबाइन को इंस्टॉल कर सकते हैं। जब आप ड्राफ्ट ट्यूब यूज करते हैं तो टरबाइन के ऊपर इंस्टॉल हो सकता है, टेलरेस के ऊपर आपका टरबाइन इंस्टॉल हो सकता है, ठीक है ना। तो ये आपका एडवांटेज हो गया, ठीक है। कुछ स्पेशल टाइप के ड्राफ्ट ट्यूब हैं, उनके बारे में बात करें अगर, तो जैसे सर्कुलर ड्राफ्ट ट्यूब, ठीक है ना, सर्कुलर पाइप का ड्राफ्ट ट्यूब है, ठीक है। ये ऐसा ड्राफ्ट ट्यूब, कोई सा भी ड्राफ्ट ट्यूब है वो हमेशा ऑब्जेक्टिव होगा कि एरिया डाइवर्जिंग हो, ठीक है ना। तो ये सर्कुलर ड्राफ्ट ट्यूब हो गया। ये एल्बो हो गया, एल्बो जैसा अपने हाथ का एल्बो होता है, ठीक है, ये एल्बो हो गया, ठीक है, ये एल्बो हो गया, एल्बो टाइप का। ठीक है, ये एल्बो टाइप का हो गया ड्राफ्ट ट्यूब, ठीक है। एक मूडी टाइप का भी होता है, मूडी स्प्रेडी, ठीक है ना, मूडी स्प्रेडी, ये मूडी स्प्रेडी है, ठीक है ना। ये एल्बो है, और ये सर्कुलर है, ठीक है। सबसे इफिशिएंट जो होता है मेरे दोस्त वो एल्बो ही होता है, क्योंकि इसमें लॉसेस कम होता है। एक ऐसा भी होता है एंट्री सर्कुलर और एग्जिट रेक्टेंगुलर, एंट्री सर्कुलर और एग्जिट एंट्री सर्कुलर और एग्जिट रेक्टेंगुलर, ऐसा एक ऐसा भी होता है ड्राफ्ट ट्यूब, ठीक है ना, एंट्री सर्कुलर और एग्जिट रेक्टेंगुलर। ये तो ये डिफरेंट टाइप के ड्राफ्ट ट्यूब हो गए, ठीक है ना। तो ये आपको होपफुली क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथे का बी जो है वो थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है, एक टैंक है जो वाटर को कंटेन करता है, जिसकी हाइट 0.5 मीटर है एट द बेस, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। तो एक टैंक है, तो ये 0.5 मीटर वाटर है और ये 1 मीटर जैसा ऑयल है, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 है, ठीक है ना। तो हाँ, कैलकुलेट द टोटल प्रेशर ऑन वन साइड ऑफ द टैंक आपको बताना है, ठीक है ना। एक साइड में आपको टैंक पे प्रेशर बताना है, ठीक है ना।
चलिए देखिए, तो हालांकि इसके अंदर का इसका विड्थ नहीं दिया हुआ है तो बी की वैल्यू 1 मान लेंगे, ठीक है ना। अब अगर प्रेशर का वेरिएशन अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो किसी एक प्लेन के ऊपर जो प्रेशर का वेरिएशन होगा वो ऐसे होगा ऑयल की वजह से, और ऐसे हो जाएगा वाटर की वजह से, ठीक है। क्योंकि वाटर का डेंसिटी ज़्यादा है तो जो स्लोप है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये, ठीक है, तो बिल्कुल अगर आराम से देखिए तो यहाँ से यहाँ तक तो 1 मीटर है और ये जो है वो 0.5 मीटर है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे ये प्रेशर P1 है ड्यू टू ऑयल, और यहाँ से यहाँ तक का प्रेशर है P2 ड्यू टू दी वाटर, ठीक है। तो चलिए, अगर P1 की बात करें तो P1 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो रो जी H1, रो होगा ऑयल का, हालांकि P1 निकाल लीजिए, अच्छा 800 इंटू जी 9.81 और H1 की वैल्यू 1 मीटर, ठीक है ना, 1 मीटर, तो ये समथिंग आ जाएगा, ठीक है। अब अगर ध्यान दें आप तो P1 की वजह से जो फोर्स आएगा F1 वो क्या होगा, रो जी H बार इंटू एरिया होगा, रो हो गया 800 9.81, H बार जो होगा वो 1/2 होगा, एरिया होगा 1 इंटू 1, ठीक है, ये F1 हो जाएगा। F2 के लिए अगर आप बात करेंगे तो F2 जो होगा वो यहाँ से यहाँ तक का है सेगमेंट, ये यहाँ से यहाँ तक सपोज F2 है, जो कि प्रेशर की वजह से P1 की वजह से है। तो जो F2 होगा मेरे दोस्त वो होगा P1 इंटू एरिया ऑफ 2, यानी कि P1 यानी कि 800 9.81 इंटू 1, ये प्रेशर हो गया, और एरिया होगा 0.5 इंटू 1, और F3 जो होगा अगेन रो जी एच ए होगा, और इस बार रो जो होगा वाटर का होगा, यहाँ पर ऑयल का होगा, यानी 10⁻³ 9.81, H की वैल्यू कितनी हो जाएगी, H बार है 0.5 का हाफ हो जाएगा, और एरिया जो हो जाएगा 0.5 इंटू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये F3 हो जाएगा। तो F1 F2 और F3 को ऐड कर लेंगे, वो आपके पास टोटल आपको प्रेशर टोटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स या प्रेशर फोर्स कैलकुलेट कर देगा। जैसा कि मैं अगर कैलकुलेट करना चाहूँ मोबाइल से तो मुझे क्या नज़र आ रहा है, ध्यान से देखना, 800 इंटू 9.81 इंटू 0.5, ये हो जाएगा 3924 न्यूटन, और ये भी वही मैग्नीट्यूड है 3924 न्यूटन, ठीक है ना। और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 9810 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, तो ये हो जाएगा 1226.25। तो सबको ऐड कर लेंगे मेरे दोस्त, टोटल अगर बात करें तो जो टोटल होगा तो F1 F2 और F3, ठीक है, तो प्लस 3924 प्लस 3924, ठीक है, तो ये मेरे दोस्त आ जाएगा 9074.25 न्यूटन या 9.07425 किलो न्यूटन, ठीक है। तो मेरे दोस्त ये आपके पास हो चुका है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर फ्लूइड मैकेनिक्स एंड थर्मल पार्ट। बाकी के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट सर कराएंगे, ठीक है, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट सर कराएंगे। तो थैंक यू वेरी मच। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.